रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? यही ना कि एक घर खरीद लो या कोई जमीन ले लो। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है? जी नहीं। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक मॉल या किसी बड़े ऑफिस बिल्डिंग में भी हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। तो चलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के इस बिल्कुल नई दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े से शॉपिंग मॉल या एक शानदार ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी हिस्सेदारी हो? सुनने में ये बात शायद थोड़ी बड़ी लगे, है ना? पर यह बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, इंडिया के बड़े शहरों में मतलब मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी में पैसा लगाना हमेशा से ही एक बहुत सेफ ऑप्शन माना जाता रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कीमतें आसमान छू रही हैं, होम लोन मिलना इतना आसान नहीं रहा। इन सब वजहों से अब कई लोगों के लिए अपना घर खरीद पाना बस एक सपना ही रह गया है। तो भाई, इस मुश्किल का कोई हल है? बिल्कुल है। और पहला सॉल्यूशन है रीट्स। अब ये रीट्स क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रियल एस्टेट की दुनिया का म्यूचुअल फंड। तो ये रीट्स, जिसका पूरा नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो इनकम जनरेट करती हैं, उन्हें खरीदती हैं और उन्हें मैनेज भी करती हैं। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा ही है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना? ठीक वैसे ही रीट्स में कई सारे इन्वेस्टर्स मिलकर अपना पैसा बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रीट्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इससे एक इन्वेस्टर को पैसा कैसे मिलता है, मतलब कमाई कैसे होती है। चलिए अब इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, इन्वेस्टर्स अपना पैसा रीट में डालते हैं। स्टेप 2, रीट उस जमा हुए पैसे से बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है। स्टेप 3, उन प्रॉपर्टीज से रेंट यानी किराया कलेक्ट होता है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, सेबी के रूल्स के मुताबिक इस किराए से हुई इनकम का कम से कम 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पर वापस बांट दिया जाता है। तो मतलब यहां से पैसा कमाने के 2 तरीके हो गए। पहला तो है स्टेबल इनकम, जो किराए से रेगुलर डिविडेंड के रूप में मिलती रहती है। और दूसरा है कैपिटल ग्रोथ, मतलब जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे रीट यूनिट्स की कीमत भी बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? ना तो प्रॉपर्टी खरीदने की टेंशन लेनी है, ना लोन का झंझट, और ना ही किराएदार ढूंढने का सिरदर्द। मतलब बिना मकान मालिक बने ही किराए की इनकम का फायदा उठाया जा सकता है। तो ये तो हो गई रीट्स की बात। अब एक और रास्ते पर नजर डालते हैं। ये हैं एआईएफ्स, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। और जैसा कि इसके नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये बड़े इन्वेस्टर्स का गेम है। तो एआईएफ्स बेसिकली एक तरह के प्राइवेट फंड्स होते हैं। ये खास तौर पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत अमीर लोगों और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए वो बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर एआईएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कितने जरूरी हो गए हैं, इसका अंदाजा एक आंकड़े से लगाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ पहले 9 महीनों में एआईएफ्स के जरिए रियल एस्टेट में, ध्यान से सुनिएगा, 73,903 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। यूएस टाइम पीरियड में हुए टोटल एआईएफ इन्वेस्टमेंट का करीब 15% था। इससे साफ पता चलता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लाने के लिए एआईएफ्स अब एक कितना बड़ा सोर्स बन चुके हैं। तो अब हमारे सामने 2 ऑप्शन क्लियर हैं। एक तरफ है रीट्स और दूसरी तरफ हैं एआईएफ्स। चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। दोनों के बीच का जो मेन फर्क है वो बिल्कुल साफ है। रीट्स हैं आम इन्वेस्टर्स के लिए, जहां कम पैसे लगाकर एक स्टेबल डिविडेंड और ग्रोथ का गोल होता है। वहीं दूसरी तरफ एआईएफ्स हैं सुपर रिच इन्वेस्टर्स के लिए, जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है और फोकस होता है हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न कमाने पर। तो कॉल मिला के बात यह है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का पूरा तरीका ही अब बदल रहा है। अब यह सिर्फ एक घर या प्लॉट खरीदने तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब प्रॉपर्टी मार्केट में हिस्सेदार बनने के नए और पहले से कहीं ज्यादा आसान रास्ते खुल रहे हैं। तो अगली बार जब भी कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोचे, तो ये सवाल जरूर आना चाहिए, क्या अगला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक घर या जमीन की जगह एक स्टॉक की तरह हो सकता है?